ठीक है, बैठे रहो। क्या पढ़ रहे थे? रॉड था, ले रहे थे, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी हमने आर लिया था, इसको मैंने अल्फा बोला था और इसको हमने बीटा बोला, ठीक है। और फिर मैंने ई एक्स ई वाई की वैल्यू दे दिया, ठीक है। ई एक्स क्या बोला था मैंने? ई एक्स इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा क्या था? लैम्डा क्या था? चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ई एक्स की वैल्यू आपको मैंने दी लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये लास्ट क्लास में हो गई थी कहानी। लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर cos अल्फा माइनस cos बीटा, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद एक मैंने एग्जांपल आपको दिया था, आपको अल्फा और बीटा मैंने वहां निकलवाया था। कुल मिला के अगर मुझे यहाँ पे आर, इसमें काय की जरूरत है भैया? लैम्डा वो देगा ही देगा, चार्ज डेंसिटी जो भी है वो देगा ही देगा। हमें अल्फा की जरूरत है, बीटा की जरूरत है और आर की जरूरत है। तो इन्हीं तीनों चीजों को आपको ढूंढना होगा, ठीक है ना। सपोज कर लो कि केस, स्पेशल केस कुछ ले लेते हैं। सपोज कर लो कि हमारा जो रॉड है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग, आर जो है वो इनफाइनाइटली, रॉड जो है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग, ठीक है। और P पॉइंट, ये P पॉइंट जिस पॉइंट का हम लोग निकाल लेते हैं ई एक्स और ई वाई की वैल्यू, P पॉइंट जो है वो समवेयर इन बिटवीन, आई मीन दोनों तरफ ये इंफिनिटी को एक्सटेंड होगा, इधर को भी और इधर को भी, तो उसके बीच में कहीं वो मिलेगा पॉइंट P, ठीक। तो उस केस में ये डायग्राम मेरा कैसा बन जाएगा? इधर भी बहुत ज्यादा, इधर भी बहुत ज्यादा, कहाँ तक? इंफिनिटी तक, ठीक। हमने पॉइंट बी ले लिया समवेयर बिटवीन, समवेयर बिटवीन ना। अगर इसको देखो ऐसे समझो कि अगर पॉइंट सिर्फ इतना लेंथ का होता, सिर्फ इतना लेंथ का होता, तो अल्फा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आर हमारा हो जाता, अल्फा ये होता। लेंथ थोड़ा सा और बढ़ाओ तो अल्फा की वैल्यू थोड़ी और बढ़ेगी, लेंथ थोड़ी और बढ़ाओ अल्फा की वैल्यू और बढ़ेगी। अब कहां तक लेंथ आपको बढ़ाना है? इंफिनिटी तक बढ़ाना है। तो ये अल्फा जो है ऑलमोस्ट 90 डिग्री हो जाएगा, दिख रहा है सबको ये बात? हम लोग ये वाला पॉइंट जो है वो बढ़ा रहे हैं, मैं लेंथ को बढ़ा रहा हूं, और इस केस में इनफाइनाइटली लॉन्ग जो है रॉड लेनी है, तो अल्फा 90। ऐसे ही मैं बीटा को भी देखूं, सपोज कर लो बस इतना होता तो बीटा की वैल्यू इतनी होती। अब थोड़ा सा लेंथ बढ़ा देते हैं, थोड़ा और बढ़ा देते हैं, थोड़ा और बढ़ा देते हैं, तो बीटा की वैल्यू यही 90, आर की वैल्यू को दी। तो यहां से अगर ई एक्स और ई वाई की वैल्यू मैं निकालूं तो ई एक्स साइन 90 कितना होता है? 1, और बीटा भी ये जो है 90 है, तो साइन बीटा भी 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय 4 1/2। तो बेसिकली लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ई वाई की वैल्यू निकालो, cos 90 0 माइनस
0, ठीक है, cos 90 अगेन 0, 0 माइनस 0 0, 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, ई वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। हाँ, एक और स्पेशल केस ले लेते हैं। रॉड हमारा इनफाइनाइटली लॉन्ग यूज, लेकिन पॉइंट पी, अच्छा एक और छोटी सी बात, अगर मैं इस पॉइंट को ऐसे लिख देता कहीं भी है, बस एंड पे नहीं, तो ये हमेशा बीच में ही होता, दोनों साइड डिफरेंटली है। अगर मैं इस पॉइंट को उठा के यहां रख दूं तब ये बीच में रहेगा, क्योंकि ये दोनों तरफ इनफाइनाइट है, तो बीच में ही रहने वाला है। तो बस ये किसी एंड पे ना, इसलिए मैंने यहां रखा था समवेयर, और यहां पे हम लोग वन एंड पे ले रहे हैं, किसी एक एंड पे हम लोगों ने ले लिया। सपोज करो कि हमने पॉइंट में और ये इनफाइनाइट तक जाए, ये डिस्टेंस तो आर हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग देख लेते, ठीक है। तो ये डिस्टेंस तो हमारा आर हो गया, अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, अगर ये हमारा थोड़ा सा इधर होता, सपोज करो कि थोड़ा सा जो है थोड़ा सा यहाँ रॉड होता, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कुछ इतनी आती, अब उसको और बताओ और ऐसे समझ सकते हो कहने का मतलब। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो रही है 0, ठीक है, बीटा की वैल्यू 90 हो रही है, ठीक है, बीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री हो रही है, इसमें पुट करके रखो। तो sin 0 will be 0 प्लस 1, तो यानी कि 1 से इसको बस मल्टीप्लाई करते हैं तो EX की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ देखते हैं cos 0 1 माइनस cos 90 will be 0, 1 माइनस 0 1, तो यानी कि बस इतना। तुम दोनों से मैंने कहा था ना साथ ही बैठो, EX की वैल्यू हो गई लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, EY जो है वो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है ना। अगर ये पॉइंट यहां चला जाता दूसरे एंड पे, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू जो है वो अगेन चेंज हो जाती, हम लोग वहां अगेन देख लेते और वहां से हम लोग EX और EY की वैल्यू निकालते। चेक करके बताओ कितना आता है, नीचे यहाँ किस ऐसा देखो, आप क्या करो यहाँ पॉइंट की ले लो और इसको इनफाइनाइटली डॉट करो, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री और बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, पुट करके देखो कितना आता है। पुट करके देखो कितना आ रहा है, EX की वैल्यू कितनी है sin 90 रखेंगे, sin 90 रखेंगे कितना होगा 1 होगा, sin 0 रखेंगे कितना होगा 0, 1 प्लस 0 1, यानी कि यही रहने वाला है, ठीक है। उस केस में नीचे वाले में देखते हैं cos 90 रखना है, cos 90 बोले तो 0 माइनस cos 0 बोले तो 1, यानी कि माइनस टाइम्स आ जाए। अगर हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें
अगर हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो इतना ही वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो चाहे ऊपर रख लो चाहे नीचे रख लो, वैल्यू इतनी आने वाली है, इसलिए उसको केस मैंने कोई बनाया नहीं, सिर्फ 2 ही केस मैंने आपको कराया, ठीक है। क्लियर है? अगला फॉर्मूला है स्फेरिकल शेल का, अगला फॉर्मूला है स्फेरिकल शेल का। और फॉर्मूला स्फेरिकल और हम लोग हमेशा पॉइंट पी पे अपनी ई की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो मैंने पॉइंट पी ले लिया और इस शेल के सेंटर से वो पॉइंट पी जो है वो आर डिस्टेंस पे, ठीक है, ऐसा हो जाए। Now, outside तीन केसेस यहाँ बनेंगे, एक इस स्फीयर के आउटसाइड हो, ठीक है, हॉलो स्फीयर के आउटसाइड हो, दूसरा सरफेस पे हो और तीसरा इनसाइड हो, ठीक है। तो आउटसाइड के केस में ई की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें चार्ज क्यू है, ठीक है। हमने अज्यूम करा हमारे हर केस में पॉजिटिव क्यू ले लेते हैं, ठीक है। क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सरफेस के केस में ई की वैल्यू जो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। इसी के केस में आप आर की वैल्यू जो है वो कैपिटल आर, ठीक है। नाउ इनसाइड के केस में ई की वैल्यू जो होगी वो 0 है। आप लोग के सिलेबस में देखो एक तो तरीका है कि हम लोग इंटीग्रेशन करके जो है छोटा सा क्वेश्चन देता है यहाँ पे और इंटीग्रेशन करके मैं आपको जो है इन सब की वैल्यू निकाल पाता हूँ। और दूसरा जो तरीका है वो गॉस लॉ के जरिए, गॉस थ्योरम के जरिए, ठीक है। हम लोग वहां से ई की वैल्यू देख लेंगे, मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। लेकिन अभी डायरेक्ट फॉर्मूला आप देखेंगे, ठीक है। आपको डायरेक्ट जो है इस फॉर्मूले को याद रखना है और वो आपसे ऐसे पूछेगा, कह देगा कि आर की वैल्यू जो है वो 2 मीटर है, ठीक है। वैल्यू दे देगा भैया रेडियस जो है कितना है और आपसे कहेगा कि आप बताइए एक पॉइंट है जो सर्टेन कोई डिस्टेंस दे देगा, अगर 2 से कम होगी वो वैल्यू तो ई की वैल्यू 0 होगी, अगर 2 से बड़ी होगी तो फॉर्मूला है, या 2 के बराबर भी होगा तब भी हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है ना। अगर मैं ग्राफ बनाऊं E वर्सेस R का ग्राफ बनाऊं तो देखो जब तक मेरे R की वैल्यू R इज लेस देन कैपिटल R, इनसाइड के केस में ये लिखेंगे R इज लेस देन कैपिटल R, तो जब तक R की वैल्यू रेडियस से छोटी है तब तक ई की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी, ठीक है। और उसके बाद एब्रप्टली वैल्यू कहां जाएगी, मैक्सिमम में जाएगी एंड देन रिड्यूस होना शुरू, ठीक है। मैंने आपको याद है, आपको मैंने चार्ट जो है ग्राफ पढ़ा, y is directly proportional to x, y is directly proportional to x square,
y is directly proportional to under root x, y is inversely proportional to x। मैंने बता तो दी थी ये कहानी, और मैंने कहा था कि इसके साथ वो मॉडिफिकेशन करेगा। ये है इसका ग्राफ, मैंने क्या बताया था, कैसा बनेगा हैं, 1/x का ग्राफ कैसा बनेगा, y is equal to 1/x का, उसके शक्ल का क्या नाम होगा, हाइपरबोला। इस केस में पैराबोला, इस केस में पैराबोला, इस केस में स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब वो बदमाशी करेगा, इसी को पकड़ देते हैं। अभी क्या है, ये बेसिकली x टू द पावर -1 है, x टू द पावर -1। मैं यहां x टू द पावर -n लिख दूं और कहूं कि n की वैल्यू ग्रेटर देन 1, तो ग्राफ यही होगा। यानी कि मैं कहना चाहता हूं ये, तो y इज इक्वल टू 1/x या y इज इक्वल टू 1/x², दोनों का ग्राफ एक ही है। y इज इक्वल टू 1/x³ का भी ग्राफ वही बनेगा। शेयर तो पत्नी बन रहा हूं, बस ये कर्व कम ज्यादा होगा। ठीक है, आप लोग सारे लोग फोन यूज करते हो, घर पे होगा, बहुत सारे आपको ऐप्स मिल जाएंगे। एक ऐप है, मेरा ऐप नहीं है कि मैं प्रमोशन यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने वो अपने मतलब जब मैं पढ़ाई करता था, अभी पढ़ता हूँ, जब मैं पढ़ाई करता था तो मेरे ख्याल से ये नाम है इसका, डेमोन्स। ठीक है, तो इसमें आप जो है ग्राफ जो है वो आप, मैं सर्च करके देख लेता हूँ, इसमें आप अगर सपोज करो कि आपने ये वैल्यू रख दी, ठीक है, वहां n नहीं रख पाओगे, वहां n भी मेरे ख्याल से रख पाओगे, वहां रख के आप ग्राफ जो है तुरंत देख सकते हो किसकी ग्राफ क्या बनेगा, किसका ग्राफ क्या बनेगा। हाँ, डेमोस ग्राफिंग कैलकुलेटर, मेरे ख्याल से ये तो इसमें आप जो है देखो, तो ये आप जैसे ही इक्वेशन डालोगे ना तो वो आपको ग्राफ बना के दे देगी। तो कहने का मतलब होता है आपको कंफ्यूजन होता है। एक तो मेरी बात आप ध्यान रखो, और दूसरी बात अगर आपको समझ में नहीं आए कि सर ने ये वाली बात तो बताई नहीं कि इसका ग्राफ क्या होगा, तो एक तो तरीका है कि आप मल्टीपल पॉइंट्स तो हम करते थे ना बचपन में, हाँ x लेते थे, y देते थे, और यहाँ वैल्यू निकालते चले जाते थे, x की वैल्यू 1/0, 1/1, 1/-1, ऐसे करके स्ट्रेट लाइन में काम चल जाता था। लेकिन बाकी किसी में काम नहीं चल पाएगा, कितने सारे पॉइंट्स तो पता नहीं चल पाएगा कि शेप क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे क्या करते थे, तो ये तरीका अच्छा है लेकिन बहुत जल्दी है। या तो मेरी बात मान लो कि इसकी शक्ल जो होती है वो कैसी होती है, हाइपरबोला होती है। ठीक है, या कुछ अपना दिमाग लगा, ठीक है, तो इसलिए घट रहा होगा। देखिए यहाँ पे r/r², वो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, वो आपको 4 ग्राफ ड्रॉ करके दे देगा। ठीक है, एक ग्राफ इस शक्ल का होगा, ठीक है, और वो आपसे कहेगा बताइए जो है कौन सा ग्राफ जो है E वर्सेस R का ग्राफ है फॉर अ स्फेरिकल शेप। डायरेक्ट क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, कोई पेन नहीं यूज करना है। ठीक है, आगे बढ़े।
रेस्ट्रिक्शन है तुम्हारा, रेस्ट्रिक्शन है हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, सॉलिड स्फीयर। अगेन यहाँ तीन केसेस बनेंगे, आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड। आउटसाइड के केस में जो E का फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R Q अपॉन R स्क्वायर is equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon R square is equal to 1/4 pi epsilon naught Q R upon R। ये चल रहा होगा, ठीक है। रिंग में वो गंदा सा आता है आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू द पावर √3/2। ना इस केस में अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो बताओ कैसे बनाऊं। ये आउटसाइड के लिए, तो आउटसाइड का फॉर्मूला पिछले वाले में से कुछ चेंज है, किसमें चेंज है, इनसाइड वाले। तो इनसाइड वाला आप बताओ इसमें कौन कौन सी चीजें जो हैं वो वेरिएबल है। क्यों तो दे दिया उसने, स्मॉल आर से वेरिएबल है, आप पॉइंट को ही तो मूव करा सकते हो, वही तो कहानी चल रही है कि आप कहाँ पॉइंट रख रहे हो जिसकी वजह से ये कभी आउटसाइड जा रहा है, कभी सरफेस पे जा रहा है, कभी इनसाइड जा रहा है। तो स्मॉल आर जो है वो वेरिएबल है। और उसी के केस में हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि ई और आर का ही ग्राफ बन रहा है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हैं। तो आप मुझे बताओ ई और स्मॉल आर इस केस में कैसे रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डायरेक्टली, यानी कि ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट हो गई एक पर्टिकुलर सॉलिड स्फीयर के लिए। तो वहां क्या बचा, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ग्राफ भी रखने की जरूरत नहीं है, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, बस ये बचा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ है कि नहीं है, वैसे ही। और y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। आप प्रीवियस और ईयर क्वेश्चन में देख सकते हो, वो ये 4 नंबर का है, डी वाला भी जेई वाले भी देख सकते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी ईयर में पढ़ा होगा। अब वही एडवांस में वो थोड़ा सा बदतमीजी कर सकता है, वो कैसे कहेगा, नहीं वो इसकी चीज का नाम नहीं लेगा, वो इसका नाम ही नहीं लेगा, वो कहेगा कि एक कोई बॉडी है, एक कोई बॉडी है और उस केस में ई की वैल्यूज इनसाइड आउटसाइड सरफेस कुछ मॉडिफिकेशन इसमें करेगा, ठीक है, कुछ मॉडिफाई करेगा। वही जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि हॉलो स्फीयर में कुछ मॉडिफिकेशन था, सेम तो था नहीं, रिंग में यानी बॉडी डिफरेंट होगा, ई की वैल्यू डिफरेंट होगी, ठीक है। तो वो कहेगा कौन सी बॉडी है, इससे कोई आपसे मतलब नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट ई दे रहा हूँ। अब मुझे बताइए आपकी जो है ग्राफ कौन सा, मुझे वहां देख के ऐसे जैसे आपने अभी यहाँ पे तीसरे वाले केस में आपने देखा कि इस टाइप के टू आर का तो ग्राफ आपने ड्रॉ कर लिया, ऐसे आपको मार्क सोचना, तो सारी चीजें आप पढ़ के नहीं जा सकते। हाँ, आप उसकी बेसिक समझ सकते हो कि भैया ये बना कैसे, ये स्ट्रेट लाइन कहाँ से है, यहाँ से है, ये यहाँ से है, ये फिर हमारा हाइपरबोला बनता है, तो हाइपरबोला कहाँ से है, यहाँ से है, ये वैल्यू हमारी फिक्स है, ये ई मैक्स है,
इस केस में है क्लियर है। क्वेश्चन कैसे आएगा सर, आपने फॉर्मूले तो बहुत सारे दे रहे, यही वो दो चीजें आपसे वो वेरी कराएगा। एक शेप, ठीक है, कभी ओरिंग के बारे में बात करेगा, कभी रॉड के बारे में बात करेगा, कभी हॉलो स्फीयर के बारे में बात करेगा, कभी सॉलिड स्फीयर के बारे में बात करेगा। और दूसरी चीज वो उस पॉइंट को वेरी करा सकता है, कभी वो अगर सॉलिड स्फीयर है तो इनसाइड आउटसाइड कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा डायरेक्ट जो है वो ई निकलेगा, ठीक है। ई निकालने का मकसद क्या है, क्यों ई निकालना चाहते हैं हम लोग? मेन तो मकसद हम चाहते थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ हम लोग पढ़ रहे थे, तो कूलम्ब्स लॉ के लिए, कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, फोर्स के बारे में बताता है, दो चार्जेस के फोर्स के बारे में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाने की क्या जरूरत पड़ गई? हाँ, हमने कहा था कि जो F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है, और यू कैन से स्फेरिकल नहीं, ठीक है। स्फेरिकल के साथ भी काम चल रहा है आउटसाइड के केस में, लेकिन हमने कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन इनसाइड के केस में गड़बड़ होता है। तो आउटसाइड के केस में कम से कम काम चलता है। तो पॉइंट चार्जेस के लिए हमेशा वैलिड होगा, और कोई अगर स्फेरिकल बॉडी है, पिछले वाले केस में भी हॉलो स्फीयर में भी आउटसाइड के केस में काम चल रहा था, तो पॉइंट चार्जेस के लिए हमेशा वैलिड होगा, और स्फेरिकल बॉडीज के लिए कुछ हद तक वैलिड होगा। कौन? कूलम्ब्स लॉ। तो बाकी बॉडीज के लिए क्या करेंगे? तो उसी बाकी बॉडीज के लिए हमने क्या कहा कि टू स्टेप थ्योरी हम लोग यूज करेंगे। पहली बार जो बड़ी बॉडी होगी उसका हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। पहले स्टेप में हम क्या निकालेंगे? ई निकालेंगे, और दूसरे स्टेप में हम कहेंगे कि F इज इक्वल टू Q टाइम्स। तो यहां से हमें फोर्स निकल देंगे, मेन मकसद फोर्स निकालना, ठीक है। अब वो क्वेश्चन एक स्टेप में खत्म कर दे, दूसरा स्टेप भी यूज करा ले, वो उसकी मर्जी, ठीक है। अगर ये निकालना आता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बस उससे मल्टीप्लाई कर, ठीक। तो ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द फोर्स between ring and a given point charge, as shown in the diagram. जो रिंग है उसमें 5Q है, और जो पॉइंट P है वहां पे -2Q। आपको क्या निकालना है? फोर्स निकालना। कुछ नहीं करना है आपको, तो बस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। यही तो डिफरेंस है 11th की फिजिक्स में और 12th की फिजिक्स में। यहाँ कुछ करना नहीं होता अगर फॉर्मूला याद है तो।
मेरी मदद करो। पहला स्टेप, ये 2 स्टेप था, तो पहला स्टेप क्या है कि ई की वैल्यू निकालना। तो ई फॉर बी कितना होता है? अच्छा तो अच्छा कल आप एक्सेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q टाइम्स r स्क्वायर x का स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3। ये जो है मैं डायग्राम बना देता हूँ आपको क्लियर हो जाए कि कौन सा चीज क्या है। ये x है, ये r है, ये ठीक है। इस डायग्राम के लिए ये फॉर्मूला है, इसके लिए नहीं है, इसके लिए है। मैंने बस कॉपी किया है, बस जहाँ मेरा फॉर्मूला था वहां से मैंने उठा के यहाँ रखा, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q की वैल्यू यहाँ कितनी है? 5 है। r की वैल्यू कितनी है? कैपिटल R 3r, ये है कैपिटल R। देख लो हमेशा और हमेशा हम लोग कैपिटल R रेडियस ले रहे होते हैं, ठीक है। स्मॉल r या x डिस्टेंस, तो 3r का स्क्वायर प्लस x की वैल्यू कितनी है? 4r का स्क्वायर रेज़ टू द पावर कितना है? r स्क्वायर चला गया, r क्यूब हो गया वो, ठीक है। और ये 5 सॉरी 5r होल क्यूब, 5r होल क्यूब, ओके। इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर 5 क्यूब है, नीचे 5r का होल क्यूब, ठीक है। यानी कि 25 किया और क्यूब फिजिकल, तो q से भी तो x का मल्टीप्लाई करेंगे, तो q से x का मल्टीप्लाई, q से x का मल्टीप्लाई फॉर्मूले में मैंने गलत फॉर्मूला लिख दिया, qx सॉरी, सो इट विल बी 4। जाहिर सी बात है, नहीं तो अदरवाइज ये फॉर्मूला जो है वो ई का नहीं बचेगा। नीचे देखो क्यूब है, ठीक है। अगर x की वैल्यू में यहाँ 0 पुट कर देता तो यहाँ पे क्या आता? r स्क्वायर कंट्रोल हो गया r क्यूब, और फॉर्मूले में r क्यूब नहीं होना चाहिए, r स्क्वायर होना चाहिए, मीटर स्क्वायर मल्टी कर देना, तो एग्जैक्टली यहाँ 4r, ठीक है। तो एक r और कैंसिल, ठीक है। तो इतना है, E की वैल्यू निकल गई। अब हम क्या करेंगे? F निकालेंगे। F इज इक्वल टू Q टाइम्स E, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ Q की वैल्यू कितनी है? यहाँ Q की वैल्यू कितनी है? -2 है। लेकिन मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी, जब आप वेक्टर के लिए आप कोई भी इक्वेशन यूज करते हो तो जो नॉर्मली हम लोग साइन कन्वेंशन यूज करते हैं उसमें आपको क्यूब का साइन नहीं लेना है। वेक्टर्स के वेक्टर्स का अलग से साइन हम लोग देख लेंगे, लेकिन स्केलर में कोई साइन नहीं होता है, यानी जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका कोई साइन नहीं होता है। जैसे कोई भी देखो v इज इक्वल टू v हम लोग पोटेंशियल निकाल रहे हैं, अभी मैंने बताया नहीं पोटेंशियल क्या होता है, मुझे मालूम है कि पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो अगर v की वैल्यू में निकालना होता तो इस केस में मैं q विद साइन लूंगा। f वेक्टर क्वांटिटी है, इस केस में मैं q जो है वो विदाउट साइन लूंगा, और f का डायरेक्शन कोई पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन ही बता रहा होता है, तो f का डायरेक्शन अलग से मैं देखूंगा, ठीक है। ये बात क्लियर है। तो हम लोग सिर्फ यहाँ 2q लेंगे, 2q, और ये 4 से 4 ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये हमारा 2q स्क्वायर अपॉन 25 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, या जैसे आप आंसर होगा, हो सकता है वो इसकी वैल्यू 9 दे दे, ठीक है। तो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि आपको कैसे एडजस्ट करना है, ठीक है।
तो ऐसा भी कुछ क्वेश्चन देते, फॉर्मूला आपको याद होगा तो फटाफट आपको आप चीजें कर लो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है क्यों साहब? क्या करो, कल मैंने बताया था दो पॉइंट्स आपके पास, ठीक है? आप क्या करते हो, यहाँ कोई चार्ज रखा हुआ है, यहाँ तो आप क्या करते हो कि एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे होते हो और दूसरे चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करते हो। तो जो पॉइंट P होता है वहां पे हम लोग चार्ज को बाद में लेंगे। ये जो पॉइंट P था इस वाले चार्ज को हमने सबसे बाद में देखा, सबसे पहले वो 5Q की वजह से हमने E निकाला ऐसे। तो कल मैंने ये बात बताई कि अगर हमारा Q जिसका आप E निकाल रहे हो वो अगर पॉजिटिव है तो वो टुवर्ड्स द पॉइंट होगा, ठीक है? E का डायरेक्शन, E भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी तो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको भी मुझे डायरेक्शन देखना होगा। और अगर Q जो है वो -Q है, नेगेटिव वैल्यू है, तो इस केस में अवे फ्रॉम द पॉइंट हो, ये E का डायरेक्शन है ना। एक सिस्टम है जिसमें दो चार्जेस दे दी गई, पहले कुछ भी हो सकता है, ठीक है? आप बराबर रखने की जरूरत नहीं है, Q1 Q2 है, ठीक है? अब अज्यूम कर लो कि दोनों पॉजिटिव है, दोनों जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि इसकी वजह से Q का E का डायरेक्शन वो कुछ इधर को होगा। अगर पॉइंट हमारा कहीं यहाँ कहीं है, सपोज कभी यहाँ P पॉइंट यहाँ पे, ठीक है? और इसकी वजह से भी E का डायरेक्शन ये होगा ना। समझ रहे हो मेरी बात में क्या कह रहा हूँ? मैंने कहा कि ये मेरा पॉइंट P है, तो एक एक करके देख लेते हैं। पहले इस वाले चार्ज के लिए देखूंगा तो E का डायरेक्शन ये होगा इस वाले चार्ज की वजह से, और इस वाले चार्ज के लिए E का डायरेक्शन ये होगा। वैल्यू क्या होगी ये बाद में देख लेंगे, ठीक है? तो दोनों इस पॉइंट पे दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है कि नहीं है? yes. तो कोई एक पॉइंट ऐसा आएगा, इस पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो इन दोनों के बीच कोई एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे इस E1 E2 की वैल्यू जो है वो बराबर होगी। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। डायरेक्शन तो बराबर होने से रहा, एक डायरेक्शन ये रहा, एक डायरेक्शन ये रहा, तो E1 E2 की का मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा। तो उस पॉइंट पे टोटल नेट E कितना होगा? 0, ठीक है? तो एक तो क्वेश्चन ऐसा बनता है, वो शेप आपको ये दे देगा और किसी सर्टेन पॉइंट पे आपको निकालना होगा। इस केस में हमने रिंग दिया, अगले केस में छोड़ ले लेता, रॉड ले लेता, इस वे ले लेता, तो ले लेता वो उसकी मर्जी, ठीक है? तो एक तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि दो चार्जेस दी गई हुई हैं और आपको निकालना है कि किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 0 होगा। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है? तो अगर चार्जेस हमारी सिमिलर नेचर, तो जब मैंने E1 E2 की डायरेक्शन दिया था तो मैंने Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव लिया था कि नहीं लिया था? दोनों की वैल्यू जो है मैंने पॉजिटिव ली थी। तो अगर Q1 और Q2 सेम नेचर में, तो इस केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां 0 आएगा? इन दोनों के बीच में आएगा।
ठीक है, इन दोनों के बीच में आएगा और किसके नजदीक आएगा? छोटे वाले चार्ज के नजदीक आएगा। जो छोटा चार्ज होगा उसके नजदीक आएगा। जैसे जैसे हम चार्ज से दूर पड़ते जाते हैं वैसे वैसे E की वैल्यू घटती है कि नहीं घटती? कौन बोल रहा है घटती है? इक्वेशन बोल रहा है, हम लोग से मैं ये होता है। तो ये चीज कह रहा है कि जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे ई की वैल्यू घटेगी, कह रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि छोटे वाले चार्ज, ये वाला छोटा चार्ज है, ठीक है, और ये वाला बड़ा चार्ज लिख ही देता हूँ। ये 2 कूलम ले लो और इसे 10 कूलम ले लो, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर मैं अगर हाफ डिस्टेंस पे जा रहा हूँ, ठीक है, हाफ डिस्टेंस पे जा रहा हूँ तो दोनों केस में आर की वैल्यू बराबर होगी ना? आर की वैल्यू दोनों केस में बराबर होगी। तो ई जो है वो किसका छोटा होगा? भैया आर तो आपने बराबर ले लिया, ये भी बराबर है, यानी जिसका क्यू छोटा होगा उसका ई छोटा होगा। तो यानी कि हाफ डिस्टेंस में क्यू बराबर होने वाला है। आपको छोटे वाले की तरफ आना होगा, इसीलिए ये मैंने बात बोली। अगर सेम नेचर का है तो वो दोनों चार्जेस के बीच एक कोई पॉइंट आएगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 होगी और किसके करीब होगा? छोटे वाले चार्ज के करीब। और दूसरा केस ये हो सकता है कि Q1 Q2 अपोजिट नेचर का। अगर Q1 Q2 अपोजिट नेचर का है तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आउटसाइड, या तो इस साइड या इस साइड 0 होगी, ठीक है, या तो इस साइड 0 होगी या इस साइड 0 होगी। और इसको क्लियर करते हैं छोटे वाले चार्ज के पास। एक जो सबसे बड़ी बात इसमें, मैं ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 लाइन ऑफ जॉइनिंग के अलाउंग कर रहा हूं, किसी और पॉइंट पे नहीं निकाल रहा हूं, यहां नहीं निकाल रहा हूं। मैं इन दोनों लाइन को इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलाउंग ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन में सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी, अभी मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या बताया? सबसे पहले हम जो जानना चाहते हैं वो लाइन ऑफ जॉइनिंग के अलाउंग इलेक्ट्रिक फील्ड 0 चाहते हैं। अब ये कहाँ मिलेगा, इसका तरीका हमें ढूंढना है, ठीक है। मैंने क्या कहा? लाइन ऑफ जॉइनिंग के अलाउंग इलेक्ट्रिक फील्ड 0 चाहते हैं, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों चार्जेस जो होंगी वो सेम नेचर की हो सकती हैं और अपोजिट नेचर की हो सकती है। अगर सेम नेचर की होगी तो दोनों चार्जेस के बीच में होगा, कहाँ होगा? छोटे वाले चार्ज के ऊपर होगा। अगर दोनों चार्जेस डिफरेंट नेचर की हैं तो वो आउटसाइड होगा, बीच में नहीं होगा, आउटसाइड होगा। और किस साइड होगा? छोटे वाले चार्ज। सिंपल सी काम, ठीक है। इस लाइन के लिए दोनों मैंने तो दिया सेम नेचर का होगा। इधर भी 2 कूलम और इधर भी 2 कूलम। आप दिमाग लगाओ, सारी चीजें अगर मैं बता दूंगा तो ये खराब हो जाएगा, ठीक है। ये काम नहीं करोगे, जब करोगे तो जो है आप लोगों ने बायो में पढ़ रखा होगा इवैल्यूएशन, वो हम जब हाँ ठीक है, जो है क्या कहते हैं, हाँ वो जो हेरिटेज कहते हैं कि बायोलॉजी कहता है कि बंदरों से जो है, ठीक है, क्या उसको वर्ड क्या यूज करते हैं? इवोल्यूशन, ठीक है, तो समझ गए ना। तो ये नहीं यूज करोगे खत्म हो जाएगा, इसको यूज करो। बताओ, दोनों चार्जेस की वैल्यू जो है वो इक्वल होगी, ठीक है। एक लाइन और मैं ऐड कर देता हूं, सेम नेचर का हो गया। सेम नेचर का हो गया तो बीच में कहीं होगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में होगा। अब बस आपको पॉइंट ढूंढना है कि कौन से पॉइंट के करीब होगा, है? बोलो बोलो, है 0 है। दोनों चार्जेस की वैल्यू सेम है, ये भी 2 कूलम, ये 2 कूलम। क्या 0
क्यू की वैल्यू तो उसने दे रखी है। क्यू क्यू आई की वैल्यू 0 होने वाली है। बीच में क्यू की वैल्यू 0 बीच मिड पॉइंट पे ई की वैल्यू 0 आ जाएगी। अरे भैया ये कैसे है चीज के भैया आपने जो है वो क्यू जो है वो बराबर रख दिया दोनों केसेस में। क्यू बराबर रख दिया ना, ये तो कांस्टेंट है, यानी जब आर सेम होगा दोनों केस में, और आर दोनों के केस में सेम कब होगा? मिड पॉइंट दोनों केस में हाफ हाफ होगा। थोड़ा सा यूज करो। चलो लिख लो, एक लाइन लिख लो फटाफट। If charges are of similar nature, then point of zero field lies between point charges full stop। तो सिमिलर नेचर वाला की कहानी हो गई, ठीक है। अब अपोजिट नेचर वाला लिख लेते हैं। इफ चार्जेस आर ऑफ अपोजिट नेचर then the point of zero field lies outside the charge, then the point of zero field lies outside the charge nearer to the smaller size, ठीक है। तो चलो एक चार्ज ये क्वेश्चन लिखो। फाइंड अ पॉइंट P in the given diagram where net electric field is 0, एक छोटी सी बात समझ लो, अगर आप एक दिन आओगे एक दिन नहीं आओगे तो मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। अपना कोई नुकसान नहीं होने वाला। अपने को एक स्टूडेंट चाहिए, अपना काम हो जाएगा। एक स्टूडेंट एक कैमरा। कल जो चीजें मैंने पढ़ाई वो देखो, एक तो है कि आप किसी ऐसे काम में हो आ ही नहीं सकते, बात समझना चाहिए। मैं भी छुट्टी करता हूँ ऐसे मौके पे, आप भी कोई मसला नहीं है, उसके लिए तो इमरजेंसी में कोई मसला नहीं। लेकिन कोशिश होनी चाहिए कि आप जो है 100% यहाँ पे। कल की चीज़ अब मैं दोबारा तो पढ़ाने वाला नहीं हूँ, या मैं क्या कोई नहीं पढ़ाने वाला। मैं एक लाइन में चीज़ें बता सकता हूँ कि कल मैंने ये पढ़ा था, लेकिन सारी की सारी कहानी तो बता नहीं पाऊंगा, नहीं तो अदरवाइज अगेन 1.5 घंटा लगेगा। तो कल की चीज़ आज अगर पढ़ूंगा तो आज की चीज़ कब पढ़ूंगा, ठीक है। तो ट्राई करो, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। बाकी आपकी मर्जी। हाँ जी, तो फाइंड पॉइंट P इन द गिवन डायग्राम वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। डायग्राम Q 4Q लेंथ L, दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है? L। अब आपको निकालना है कि किस पॉइंट पे E की वैल्यू, नेट की वैल्यू जो है वो 0 होने वाली है। कैसे निकलेगा?
सबसे पहले जो दो लाइनें मैंने लिखवाई उसकी मदद से आपको एक पॉइंट देखना होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके अकॉर्डिंग 0 होगी, थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, कैसे देखते हैं? सबसे पहले देखते हैं कि अपोजिट नेचर का है या सिमिलर नेचर का है। सिमिलर नेचर है, तो सिमिलर नेचर के बारे में हमने क्या कहा था? सिमिलर नेचर के बारे में हमने कहा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इन दोनों के बीच में कहीं 0 होगी और वो पॉइंट जो होगा वो छोटे वाले चार्ज के बराबर पास में होगा। ठीक है, इन दोनों के पॉइंट्स ठीक यहाँ पे हमने ले लिया। अब ये डिस्टेंस आप अज्यूम कर लो कि ये x डिस्टेंस है, छोटे वाले से ये x डिस्टेंस है, और तो बड़े वाले से कितने डिस्टेंस पे होगा? अब ये मत लिख देना यहाँ पे y, लिख सकते हो आप, लेकिन दो वेरिएबल लेके फायदा क्या है? इस पर नीचे लिखोगे कि x + y = h, पहले y रख दो वहां पे, एक वेरिएबल पे काम करोगे, एक इक्वेशन बनेगा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व। ठीक है, बाकी तो मैथ्स आप जितना अच्छा जानते हो उतना आप। चलो इस पॉइंट को हमने पी से, ठीक है। अब इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं कितनी वैल्यू है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r², r की वैल्यू x होगी यहाँ पे, और इस वाले के बराबर होगा ये, तभी तो जो हमने कहा था E1 E2 दोनों बराबर हों, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट टू 0 है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4q अपॉन L - x का। अब इसको आप एक आंख बंद करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। L की वैल्यू x की वैल्यू L/3। यस सर, हां क्वेश्चन सॉल्व करो तो दोगे दोनों साइड 100 ले लो। 1/x = 2/L - x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, L - x = 2x, इसको इधर ले जाओ, 3x = L, x = L/, ठीक है। अब सुनो, इतना सॉल्व करने के बावजूद भी गलती हो सकती है। उसने क्वेश्चन में कह रखा हो कि आप डिस्टेंस बताइए किस पॉइंट से 4q से, आपने तो x की वैल्यू निकाली है, L - x की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हम सॉल्व कर लेंगे, उसने जहां से डिस्टेंस पूछा होगा वहां से डिस्टेंस हम निकाल देंगे। ठीक है, अब तो इस केस में मुझे इसकी वैल्यू मालूम है, इसकी वैल्यू मालूम है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो आपको देख के सॉल्व करना है। ठीक है, आप स्टार्टिंग में भी इसको x रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको x ले लो। तो क्वेश्चन ही हम लोग चेंज करना, आई मीन ये जो हम लोग सपोज कर रहे हैं इसको ही हम लोग चेंज कर देते हैं। अगर उसने कह रखा है कि 4q से आपको डिस्टेंस मेजर करना है, तो इसको x ले लो, इसको L - x, ऑटोमेटिक x की वैल्यू 2L/3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये सब इसमें कोई हेडेक नहीं होना चाहिए, नहीं होगा ना भैया। चलो एक और क्वेश्चन देखो, फाइंड पॉइंट P इन द गिवन डायग्राम, फाइंड पॉइंट P इन द गिवन डायग्राम, फाइंड अ पॉइंट P इन द गिवन डायग्राम, फाइंड अ पॉइंट P इन द गिवन डायग्राम where net electric field is 0, where net electric field is 0। निकालो ये लेना है।
मैं मदद करूँ? पॉइंट किधर होगा? उस साइड। ये बात सबको समझ में आती है? अगर इतनी बात आती है तब कुछ बचा नहीं क्वेश्चन में, अब बस मैथ्स बचा। x बराबर 4/39 है 13 तो मेरे ख्याल से देखो कहीं गलती हुई है। इस बार तो तुमने भी गलत किया, तो मैंने ध्यान ही पॉइंट भी यहाँ होगा, इसमें किसी को प्रॉब्लम, ये तो साफ साफ लफ्जों में मैंने लिखवा रहा है, ठीक है। अज्यूम कर लो कि वो x डिस्टेंस पे होगा। अच्छा एक छोटी सी बात, ये बड़ा है, ये बड़ा है, देखो मैंने ये बात कल बताई थी, ये माइनस बस इस वजह से आया, जो भी आपकी बॉडी है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की अबंडेंस है, चार्ज वहां पे 9 कूलम है, वो तो क्यू में बात कर रहा है, ठीक है, क्यू की वैल्यू कुछ भी रख दो तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्यू के टर्म्स में बात कर रहा है, ये क्यू यूनिट नहीं है, सी होना चाहिए, वो क्यू के टर्म में बात कर रहा है, 4 9 क्यू कूलम है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस लिखने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो भी आपकी बॉडी है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की अबंडेंस आता है, इस वाले में इलेक्ट्रॉन्स कम, ठीक है। हम लोग इलेक्ट्रॉन के टर्म नहीं बात करते हैं, कल बात ये वाली जो वैल्यू मैंने बताई थी कि क्यों हम लोग इलेक्ट्रॉन के टर्म में बात करते हैं। तो चलो मेरी मदद, इस केस में ई की वैल्यू निकालूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4q अपॉन x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9q अपॉन n प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, q से q कैंसिल आउट हो गया, अंडर रूट ले लो 2 अपॉन x इज इक्वल टू 3 अपॉन n प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो 2n प्लस 2x इज इक्वल टू 3x, 2x उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2। फाइव नहीं आएगा ना, माइनस होता तब ना, वो अगर यहाँ पे माइनस होता तब जाके ये प्लस होता उधर जाके, यहाँ गलती हो गई। तो स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, उसके साथ साथ एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, नहीं तो 4 नंबर की जगह पे -1 नंबर मिलेगा, तो वो ज्यादा खतरनाक है। हाँ तो बेसिकली आपको चीजें आते हुए भी आप उस क्वेश्चन में -5 लेके आए भैया, 4 नंबर तो आपको चला ही गया, प्लस घर से भी लेके हो, ठीक है। तो दोनों तरह से मैंने एक क्वेश्चन करा दिया, अब
अपोजिट नेचर का भी हो गया और सिमिलर नेचर का भी हो गया। अब वो क्वेश्चन कुछ भी करे हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो है इसके लिए एक शानदार सा फॉर्मूला रख देते हैं। मैं फॉर्मूले में भरोसा नहीं करता। जरूरत क्या है, देखो भैया, एक तो ऑलरेडी हमारे पास इतने सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है, और 3 लाइन में सॉल्व करो। इसको मैं और छोटा भी कर सकता था, कुछ दिमाग में ही स्टेप कर लेता। ये भी जो है ऑलमोस्ट 3 लाइन हो गया। तो 3 लाइन में अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो उसके लिए नया फॉर्मूला रखने याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ बुक्स वगैरह में कुछ जगहों पे आप देख लो कि फॉर्मूला लिखा होगा, लेकिन मैं प्रेफरेंस नहीं दूंगा, ठीक है। और बहुत खतरनाक फॉर्मूला होता है, वो इतना आसान फॉर्मूला नहीं होता है। उसमें सारी चीजें डाल देते हैं जो मैंने 2 लाइनें बोली, वो प्लस ये सब कुछ इसमें डाला जाएगा। वो रेडीमेड एकदम फॉर्मूला होगा, एकदम रेडीमेड। पैकेट खोलो, आंसर मिलेगा, ठीक है। जस्ट लाइक 2 मिनट नूडल्स, लेकिन 2 मिनट में तो तैयार नहीं होता है मैगी। तो वैसे वो भी नहीं कि काम तो आंसर देगा 2 मिनट, और गलती से गलती हो गई तो फिर गलती हो गई। चलो, तब से हम लोग ये ई की बात कर रहे हैं। ई बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्जेस से हम लोग देखो पूरी की पूरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की थ्योरी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो पूरी की पूरी थ्योरी है वो इमेजिनरी है, वो रियल नहीं है। हम लोगों ने अपने खुद की मदद करने के लिए हमने एक कहानी बना दी, और ये कहानी वेल डिफाइंड कहानी है। ये नहीं कि कोई कुछ और कहानी बताएगा, कोई कुछ और कहानी बताएगा। तो ये अजम्पशन होने के बावजूद, इमेजिनरी होने के बावजूद, ये काफी रिकॉग्नाइज्ड अजम्पशन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो इमेजिनरी होती हैं, ऐसा रियल में नहीं होता है। आप लोगों ने क्लास 10th में जो है एक और फील्ड लाइंस पढ़ रखी होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो वहां भी हम लोग कहते हैं कि भैया ऐसे मैग्नेट यहाँ रखा हुआ है, अगर सपोज कर लो, तो ऐसा नहीं है कि उसके चारों तरफ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रियल में नहीं, रियल में नहीं है। हम अपने मदद के लिए हम ऐसे कहते हैं कि अगर कोई भी अगर मैं वहां पे आयरन के पीसेस या कोई भी अट्रैक्टिव पीसेस वहां ले जाऊंगा तो उसके चारों तरफ वो अट्रैक्ट करेगा, और ये डिफाइन काफी अच्छे तरीके से हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मदद से। ऐसे यहां भी है, फोर्स डिफाइन करना काफी आसान हो जाता है अगर हम एक इमेजिनरी टर्म ले आए मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबसे पहले ये तो समझ लीजिए कि ये इमेजिनरी है, रियल नहीं है। फोर्स रियल है, ठीक है, फोर्स रियल है। और फोर्स को समझने के लिए हमने कहा कि एक टर्म ले आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके लाने के बाद सारी की सारी चीजें अच्छे तरह से डिफाइन होने लगती हैं। तो इसलिए ले आना, ठीक है। तो इसकी मुझे जब ये जैसे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के केस में आप लोग प्रॉपर्टीज पढ़ा करते थे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्लोज लूप बनाएगा, पोल के पास ज़्यादा इसकी डेंसिटी होगी, सेंटर में इसकी डेंसिटी कम होगी, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे अगेन डेंसिटी कम होती चली जाएगी। ऐसे सब कहानी वहाँ बताते हो आप, ठीक है। ऐसे यहाँ भी हम लोग कुछ चीज़ें बोलेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल दो आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थ्योरी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थ्योरी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थ्योरी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन is an imaginary line whose tangent
gives the direction of electric field, ठीक है। अगला हेडिंग डाल दो, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। अगर आपके पास कोई आइसोलेटेड चार्ज बोले तो उसके सराउंडिंग में कोई और चार्ज ना हो, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी आइसोलेटेड चार्ज है तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रेडियली होगी, ठीक है। अब अगर ये पॉजिटिव होगा तो E का डायरेक्शन आउटवर्ड, ठीक है, एक साथ मिक्स ना करना। अब अगर नेगेटिव ये है, अगर ये नेगेटिव है तो ये इनसाइड, ठीक है। ओके ना, कितनी लाइन बनानी होगी है आपकी जितनी मर्जी। एक बनाने को मन कर रहा है, एक बना, सेम चार्ज की बात कर रहा हूं। अगर सपोज कर लो कि 10 कूलम यहां चार्ज मैं कर दूं और कितनी फील्ड लाइंस यहां पे 10 कूलम चार्ज लिख के नहीं, सच में चार्ज हो, ठीक है। इमेजिनरी है, जितनी आपको मन करे उतनी रख दो। 2 बनानी है, अगर 2 की मर्जी है तो 2 फील्ड लाइंस आप रख सकते हो। 10 फील्ड लाइंस बनानी है, बस इसके साथ, इस प्रॉपर्टी के साथ, अगर ये पॉजिटिव होगा तो रेडियली आउटवर्ड होगा, जितनी भी लाइंस बनाओगे आप। तो नंबर ऑफ लाइंस आपके ऊपर डिसाइड करेगा, कोई रूल नहीं है, साफ साफ नहीं है। वो कहता है कि अगर आप 10 कूलम के लिए 10 लाइन अगर सपोज कर लो या 5 लाइन आप बना रहे हो, इसके लिए आप 5 लाइन बना रहे हो तो 50 कॉलम के लिए आपको 25 लाइन बनानी है। समझ लो मैं क्या कह रहा हूं, यानी n1 डिवाइडेड बाई n2 जो होगा वो q1 डिवाइडेड बाई q2, ठीक है। हमने मॉड लगा दिया कि आपको कोई भी दिक्कत ही ना हो, साइन लेना ही नहीं, ठीक है। क्या मैंने बात बताई इसमें, बताया मैंने रेडियली आउटवर्ड होगा, ठीक है। इस वाले में मैंने बात बताई कि जो है जितने लाइन बनाने हैं उतने लाइन बना दो, लेकिन प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अगर एक चार्ज में आप लोग जितना बना रहे हो उसी के प्रोपोर्शनल में दूसरे चार्ज में आपको बनाना होगा। अगर सिस्टम में दोनों एक साथ चार्ज होगा, ठीक है। अलग अलग सिस्टम में तो कोई हेडेक नहीं, एक में जितना मुझे उतना बना दो, एक में जितना मुझे उतना बना दो, 10 वाले में 10 बना दो, 2 वाले में 50 बना दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन दोनों सिस्टम अलग अलग होनी चाहिए। अगर एक ही सिस्टम में दोनों चार्ज दिए जाते हो तो आपको प्रोपोर्शनल जाना है, ठीक है। चार्ज की वैल्यू बढ़ाओगे, नंबर ऑफ लाइंस की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और वो भी हो गया, ठीक है। हाँ, वहां पे हम लोग पढ़ा करते थे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्लोज लूप बनाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोग वहां पढ़ते थे 10th में, मेरे ख्याल से था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 10th में, हाँ 10th में। तो वहां पे हम लोग पढ़ते थे कि कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। एक छोटी सी चीज, कंडक्टिंग मटेरियल अगर है
तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं। हमने देखा था ना सॉलिड स्फीयर के हॉलो स्फीयर के केस में, इनसाइड के केस में ई की वैल्यू कितनी आ रही थी? 0 आ रही थी। अब ई है ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी कहां से? तो कोई भी आप कंडक्टिंग अगर मटेरियल ले लेते हो तो उस केस में आपको मिलेगा आज का कोई भी फील्ड, ठीक है। और कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर 90 डिग्री करेगी, एग्जिट भी 90 डिग्री सरफेस से कितना एंगल बनाएंगे? 90 डिग्री इंटर और एग्जिट, और अंदर को कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसे हम लोग शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं। अगर आपको किसी चीज को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है तो आप उसे कंडक्टिंग मटेरियल से ढक दो, ठीक है। तो कहानी लिख दो 3-4 लाइन। अभी तक तो मैं ही बोल रहा था ना। प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड मैं लिखवा रहा था। नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज रेडियल ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। थोड़ा सा जगह छोड़ दो, ये दोनों डायग्राम बना लेना, पॉजिटिव के लिए और निगेटिव के लिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिख लो, number of electric field lines due to 1 coulomb charge, 1C charge depends on our choice, ठीक है। ये बात मैंने बोली थी कि आप जितना चाहो 10 कूलम के साथ आपको 50 बनाने हैं, 50 में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगली लाइन लिख लो, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू द magnitude of the charge, proportional to the magnitude of the charge. Next line लिख लो, electric field lines cannot form closed loop, LOOP, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, they cannot intersect each other, next point, electric field line is not plotted inside conducting material, next point, electric field lines enter and exit conducting material at 90 degree, ठीक है। अगेन ये डायग्राम, ठीक है।
अगला हेडिंग डॉट, नेक्स्ट टॉपिक गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम अभी आप लोगों को बायोगैस करनी है। अरे सर तो नहीं है, नहीं है, मैच डेट था। हाँ हाँ बायो वाले सर ऐसे नहीं करेंगे। अरे जो पहले से पढ़ते हैं वो तो जानते ही हैं। हाँ या तो यार देखो सर, अगर कुछ काम हो गया तो जाहिर सी बात है, जो है कुछ अर्जेंट हो गया तो मसला नहीं आ पाएंगे, लेकिन नॉर्मली हाँ। गॉस थ्योरम क्या कहता है? गॉस थ्योरम कुछ नहीं मालूम। गॉस थ्योरम हिंदी, हाँ हिंदी में मालूम है, ये कह रहे हो। हाँ तो बोलो ना, मैं समझ नहीं पाऊंगा लेकिन आप बोलो, मतलब कुछ हद तक मैं पिक कर सकता हूँ। गुड, तो देखो दो टर्म यहाँ पे यूज किया गया। एक मैंने कहा ना मैं उतना ही पिक करूंगा जितना मुझे जरूरत होगी। एक फ्लक्स यूज किया गया, ठीक है, और दूसरा जो है वो टर्म हिंदी में बोला था लेकिन मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता हूँ। एक चार्ज बोला गया था कि जो भी उसके अंदर चार्ज, घिरा हुआ चार्ज होगा, कुछ ऐसी चीज बोला था, तो क्यू इनसाइड होगा। तो दो टर्म की जरूरत है, एक फ्लक्स की, एक क्यू इनसाइड की। इसी की कहानी बताता है कौन? गॉस थ्योरम। ठीक है, बंद कर दो इसको, बंद कर दो हीरो।